नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अनुपम मिश्रा सर और बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुई है। 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग। आखिर ये 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग में शाह किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबकी धड़कनें अटकी हुई हैं? क्योंकि मामला बहुत बड़ा और संजीदा है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। थैंक यू गायत्री। देखें, इसमें दो राय नहीं है कि अब मुश्किल से एक साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 2027 के चुनाव में। और मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। और आप देखिए, अगर 2019 और 2024 के चुनाव में आप अंतर देखें तो 2019 में भाजपा को जितनी सीटें मिली थी, जिनकी वजह से मोदी सरकार को 303 सीटें मिली थी, उसमें जितनी कमी आई, 30 सीटों की कमी आई 2024 में। और 2024 में मोदी सरकार को बहुमत 30 सीटों से ही रुक गया। तो जितना यूपी में कम हुआ, उतने से ही मोदी सरकार का बहुमत रुक गया। ये भी बड़ी बात थी कि नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक भी चुनाव ऐसा नहीं लड़ा जिसमें उनको पूर्ण बहुमत ना मिला हो। ये पहली बार नहीं मिला, वो भी यूपी की बदौलत। तो ये इससे यूपी की इंपॉर्टेंस नजर आती है। तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, और अगर लखनऊ में आपकी सरकार नहीं रही और जबरदस्त ताकतवर सरकार नहीं रही, तो फिर दिल्ली का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2024 में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ को भी बहुत फ्री हैंड नहीं मिला इसमें, और माना जा रहा था कि मोदी के नाम पे ही स्वीप हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। कुछ अपना विपक्ष का भी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब नैरेटिव काम आ गया। तो इन सब में आपने देखा कि अखिलेश यादव ने 37 सीटें निकाली, कांग्रेस से भी निकाली। अब इस बार तैयारी हो रही है कि उत्तर प्रदेश को इतना स्ट्रांग करना है। और आप देखिए, अमित शाह ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले सपा और बसपा पर हमला किया। तो ये हमारा यूपी दिवस चल रहा है 24 से 26 तक। तो उन्होंने पहुंचते ही वहां पे सपा बसपा पर हमला किया। एंड द आइडिया इज कि 2027 में इन रीजनल पार्टीज को इतना मार्जिनलाइज कर दिया जाए, इतना कमजोर कर दिया जाए कि 2029 में दिक्कत ना आए। अमित शाह ने जो मीटिंग का वेन्यू चुना, देखिए ये भी बड़ा गजब का है। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं था, वो राजभवन नहीं था, वो प्रदेश कार्यालय था। और प्रदेश कार्यालय में भी आप देखें कि कौन था, गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री वो होते हैं जो कि आरएसएस की तरफ से भाजपा को लोन होते हैं। बेसिकली जो संगठन मंत्री एक पद है, वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक पुल का काम करता है। तो जो धर्मपाल संगठन मंत्री थे वो थे, और फाइनली एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। दूसरे डिप्टी सीएम जो कि केशव मौर्य, जिनको लेकर बड़ी भ्रांतियां और बड़े कयास लगाए जाते रहते हैं, वो ऑलरेडी प्रयागराज के लिए निकल चुके थे। केशव मौर्य के बयानों को भी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जोड़कर देखा गया। पहले तो केशव मौर्य ने जो कहा, और उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और योगी को नहीं। हम सबको मालूम है कि 2017 से केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कभी भी ऑल इज वेल की स्थिति नहीं रही। सो मच सो कि योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव में केशव मौर्य की सीट पर प्रचार नहीं किया, और केशव मौर्य अपनी ही सीट अपने घर में सिराथों में गंवा बैठे। तो ऐसी हालत में उनका मुख्यमंत्री का दावा तो खत्म हो गया। भाई, लीडर वो होता है जिसके नाम पर वोट पड़े। यहाँ आप अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो स्टेट के लीडर कैसे होंगे? लेकिन जो केशव मौर्य ने जो बयान दिया था विमुक्तेश्वरानंद को लेकर, वो कोई ऐसा बयान नहीं था। उसको आप अमित शाह की मीटिंग से जोड़कर देख सकते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद, हम सब जानते हैं कि किस तरह विपक्ष। सर, क्या बयान दिया था दोनों ने? क्योंकि हो सकता है कई व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद, हम सब जानते हैं कि किस तरह विपक्ष का एक खिलौना बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने जैसे मन बना लिया है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पाया, मोदी योगी को हम ही उखाड़ कर फेंक देंगे। तो एक नेशनल टीवी की तरफ से मैंने भी उनका 3 दिन पहले इंटरव्यू किया था। वो अलग बात है कि जब उन्होंने उसको ब्रॉडकास्ट किया तो मेरे सारे सवाल काट दिए, क्योंकि उसमें अविमुक्तेश्वरानंद मुझ पर बहुत उत्तेजित हो गए, मुझे अंधा गूंगा बहरा कहने लगे, तो मुझे गालियां देने लगे। तो वो सब काट दिया टीवी ने। लेकिन वो दिखाया जाना चाहिए था, उसको बताया जाना चाहिए था कि अविमुक्तेश्वरानंद का असली स्वरूप क्या है। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने देखिए, कल स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज आए थे, और उन्होंने बिना किसी पालकी के चुपचाप जाकर स्नान किया, और बिना किसी तामझाम के स्नान किया। लोगों ने उनसे पूछा कि सुना है कि भाई अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोक दिया गया।
उन्होंने कहा नहीं, स्नान करने से नहीं रोका गया, ताम झाम से रोक दिया गया। बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और स्नान करने के बाद तो उन्होंने दूसरा बयान दे दिया, उन्होंने कहा मैं अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य ही नहीं मानता। अब ये बताइए कहाँ से आ रहा है बयान? निष्ठानंद महाराज से आ रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद, इनको हम लोग धरना शंकराचार्य भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला लंबित है, बल्कि इनके जो गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, उनको भी कोर्ट ने कहा था कि आप शंकराचार्य नहीं हो सकते। तो अब ये इनके शंकराचार्य होने पर विवाद है, योगी सरकार ने इनको नोटिस दे रखा है। ऐसे में केशव मौर्य ने एक बयान दिया कि भाई स्वामी जी, हम आपके चरण छूकर प्रणाम करते हैं, लेकिन अब ये धरना समाप्त कीजिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका लोगों ने उठाना शुरू कर दिया कि देखिए केशव मौर्य जो हैं वो योगी का विरोध करें। बिल्कुल नहीं, एक सरकार के डिप्टी सीएम होने के नाते, और चूंकि प्रयागराज इलाहाबाद केशव मौर्य का कार्यक्षेत्र रहा है, रहने वाले वो सिराथू के, पर जीवन भर यहीं रहे। ऐसे में इस मुद्दे पर उनका दखल देना एकदम सही था। और आज भी वो लखनऊ से प्रयागराज आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि अविमुक्तेश्वरानंद का धरना समाप्त हो जाए। अविमुक्तेश्वरानंद अपने धरने को पूरी तरह पॉलिटिकल बना चुके हैं। लोगों में इसको लेकर बड़ा विषाद है, बड़ा रोष है। कल इलाका के, मतलब उस आसपास के गांव के लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद पे हमले का भी प्रयास किया। सरकार बहुत वरीड है कि ऐसा ना हो कि अपने ये जो कर्तव्य दिखा रहे हैं इसमें इनके साथ कोई दुर्व्यवहार वास्तव में हो जाए और उसके बाद ये मामला कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो केशव मौर्य चल चुके हैं और वो प्रयागराज आके अविमुक्तेश्वरानंद से शायद आज बात करके इस धरने को समाप्त करने का प्रयास करें। ऐसे में अमित शाह जब मीटिंग लेते हैं, और बड़ी अच्छी मीटिंग रही वो, और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से, संगठन मंत्री से और दूसरे डिप्टी सीएम से बात की। एक बात और अमित शाह ने एक ऐसी बात कही जो मैं समझता हूं कि तकरीबन 9 साल से योगी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले कभी नहीं कही। उन्होंने कहा ऊपर मोदी नीचे योगी। अब ये चीज कहीं रिपोर्टेड नजर नहीं आ रही। कल जब मैंने अपने चैनल पे काम किया था, कल मैंने अपना पॉडकास्ट जब किया था, तो मैंने उसका यही टाइटल रखा था, यही थंबनेल रखा था, ऊपर मोदी नीचे योगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने कह दिया कि ऊपर मोदी हैं और नीचे योगी हैं, बीच में कोई नहीं। तो मैं दिखाता हूं आपको। तो ये दिखाता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से योगी जी के, अच्छा उन्होंने ये भी कहा अमित शाह जी ने कि बताइए एक बीमारू प्रदेश को इन्होंने देश की इतनी बड़ी इकॉनमी बना के खड़ा कर दिया। तो इसके चलते हुए मैं मानता हूं कि अमित शाह ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब, मतलब योगी जी को लेकर अगर किसी को दिमाग में कोई भ्रम हो तो वो दूर कर दें। बहुत दिनों से विपक्ष इस तरह की बातें, खासतौर से अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि साहब मोदी जी को बदल दिया जाए, सॉरी योगी जी को बदल दिया जाएगा, योगी जी को हटा दिया जाएगा। अब जब योगी जी हटे नहीं तो उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया कि योगी जी को हरा दिया जाए। देखिए ये कल मेरा टाइटल था, ऊपर मोदी नीचे योगी। तो ये बात किसी ने मीडिया में ये बड़ी अजीब बात है गायत्री की इसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, और जबकि ये सारे अखबारों में नीचे छोटी छोटी लाइनों में लिखा हुआ है। तो अच्छा, आरएसएस भी पहले इस बात को कह चुकी। आरएसएस ने तो बाकायदा बयान जारी करके कहा कि योगी जी का विरोध किसी भी तरह से पार्टी में विद्रोह समझा जाएगा। तो अब ये नजर आ रहा है कि आरएसएस हो, भाजपा हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, राज नेतृत्व हो, संगठन मंत्री हो, पार्टी हो, सब के सब मिलकर 2027 के चुनाव में जुट गए हैं। और इसी को मैं कहता हूं कि ये शाह का शंखनाद। शाह का ये कहना कि ऊपर मोदी नीचे योगी बहुत मायने रखता है सर। बहुत सारे लोग ये कवायद कर रहे थे अमित शाह और योगी के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसा भी आपने बताया उस तरीके की नहीं, ये भी आप देखिए कि हमारे यहाँ यूपी दिवस की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश से कौन आता है? उत्तर प्रदेश से कौन केंद्रीय मंत्री? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, और वो तो लखनऊ से जीत कर आते हैं, पर वो नहीं आते, अमित शाह आते। बिग मैसेजिंग जी सर। एक पैरेलली कई चीजें चल रही हैं। आपने अविमुक्तेश्वरानंद का आपने जिक्र किया, ये चल ही रहा है। इसके साथ साथ में कुछ सभाएं चलनी शुरू हो गई हैं जो ऐसा लग रहा है हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ब्राह्मण समाज की मीटिंग्स चल रही हैं अलग से, क्षत्रिय समाज की, राजपूतों की। ये नया स्टार्ट कब से हो गया? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से, मैं भी हूँ, आप भी हैं, की मीटिंग्स इस हाई लेवल पे मैं पहली बार देख रही हूँ जी। 4 मीटिंग हुई हैं। पहले क्षत्रिय समाज की हुई, ब्राह्मण समाज की हुई, फिर लोध समाज की हुई, फिर कुर्मी समाज की हुई। और इसमें चारों में विधायकों, मतलब इस समाज से जुड़े हुए विधायकों ने इस मीटिंगों में शिरकत की, अपना अपना हिस्सा लिया। इसका देखिए एक बेसिकली कारण है
ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई योगी आदित्यनाथ संत हैं, वो राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। और ऐसे में योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री, ना कार्यकर्ता, ना पदाधिकारी, किसी को वो सत्ता सुख नहीं मिल रहा है जो कि आम तौर पे सत्ता में रहने पर मिलता है। और ये इसको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि योगी जी को अपनी टीम बनानी पड़ेगी पॉलिटिकली। आज देखिए उनके पास कोई पॉलिटिकल टीम नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए काम करते हैं। और इसको लेकर जो पार्टी में हमेशा लोगों को लगता है कि साहब अच्छा, इसको ऐसा नहीं है कि मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको सबको साथ को लेकर चलना ही चाहिए। तो ये लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर योगी सचमुच एक पॉलिटिशियन होते तो सबको साथ लेकर चलते, लेकिन अगर योगी पॉलिटिशियन होते तो वो सब नहीं कर पाते जो उन्होंने करके दिखा दिया। तो इनका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? ये जो सभाएँ हो रही है, इसका इम्पैक्ट कितना है? इज़ इट एबल टू डिवाइड द सोसाइटी एट लार्ज? इसका जवाब पलट के मैं आप ही से पूछता हूँ। जरा आपने मुझे चार मीटिंग्स की बात हुई, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, लोध समाज और कुर्मी समाज। जरा आप उन विधायकों के नाम बताइए, आपको कितने मालूम है? सर 1 दिन है। बस समझ लीजिए इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। जी, 1 दिन बस इतना पता कि ब्राह्मण समाज की कोई मीटिंग हो रही है, तो आई वाज़ लाइक ये कौन-सी मीटिंग शुरू हो गई? ये तो कभी होता नहीं था। सो इसका मतलब कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरीके से चल रही है। मुक्तेश्वरानंद उतर चुके हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग आल्सो। सर इसके अलावा अखिलेश यादव, वो कौन से पैंतड़े अपना रहे हैं? क्योंकि वो भी तो शुरू तो हो ही चुके हैं। जी। शुरू नहीं हो चुके, वो तो लगातार लगे हुए हैं। और देखिए उनका काम भी है, वो विपक्ष में उन्हें करना भी चाहिए। आज वो अविमुक्तेश्वरानंद के सबसे बड़े हितैषी बन गए हैं। वो कहते हैं कि ये संत समाज हमारा गौरव है। हमको भूलना नहीं चाहिए कि केवल कुंभ के बाद अखिलेश ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। उनकी पत्नी डिंपल ने कहा था कि जो भगवा रंग है वो तो जंग जंग का रंग है, रस्ट लग जाती है, जो जंग लग जाती है उसका रंग है। अखिलेश यादव ने तो इन्हीं मठाधीशी, इन्हीं सन्यासियों को गांजा पीने और चिलम पीने और ट्रक ट्रक भर के गांजा सप्लाई, क्या क्या बातें कही थी। आज उनको एकदम से सनातन की चिंता हो गई। ये देखने में अपने को बड़ा फनी लगता है। लेकिन ठीक है। और जिन अविमुक्तेश्वरानंद के साथ वो खड़े हैं और जो अविमुक्तेश्वरानंद आज अखिलेश यादव की मदद ले रहे हैं, मैंने आज अविमुक्तेश्वरानंद से उस दिन ये सवाल किया, उनके मुंह पर सवाल किया। मैंने कहा आपको याद है ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2015 में आपको और आपके बटुकों को इतना मारा था कि आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे। उन्होंने माना भी इसको कि हाँ मुझे बहुत मारा था, मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। वो लेकिन उन्होंने कहा वो तो बाद में आके माफी मांग लिया। माफी उन्होंने तब मांगी जब उनकी सत्ता चली गई। जब हकीकत तो ये जब सत्ता में थे तो उन्होंने आपके हाथ पांव तोड़ दिए थे। तो लेकिन आज अखिलेश यादव, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सब सारी चीजें आप देखते हैं। मतलब आप जब आप मुंबई जाते हैं तो आप उद्धव ठाकरे के यहाँ बैठ जाते हैं और जाके वहां पे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यहाँ पे आप अखिलेश यादव की पैरवी करते हैं, फिर आप कहते हैं केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये तो विपक्ष के हाथ का खिलौना भी नहीं बने, तो खुद ही विपक्ष बन के खड़े हो गए। और हमारे व्यूअर्स को जो बात नहीं मालूम होगी कि स्वरूप इन्होंने मुक्तेश्वरानंद ने 2019 और 2024 में मोदी के खिलाफ बनारस से कैंडिडेट भी खड़ा करा। दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई। जी, ये मतलब ड्रामा करने में और एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं रखते अपनी इनको तरफ से। धरना शंकराचार्य कहा जाता है यहाँ पे जाते। अच्छा, सर वैसे इनका कोई फ़र्क पड़ता है? इनके धरना देने से लोग वैल्यू कर रहे हैं? क्या इनकी तरफ लोगों का रुझान है थोड़ा भी? नहीं, रुझान कुछ नहीं है। बात सिर्फ समझिए कि एक्चुअली ये जो अविमुक्तेश्वरानंद वाली घटना हुई है, यूजीसी गाइडलाइन के पीछे-पीछे हो गई है। तो यूजीसी गाइडलाइंस को लेके सवर्ण समाज में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है, पूरे देश में नज़र आ रहा है। और उसी में ये अविमुक्तेश्वरानंद वाली बात हो गई। लेकिन लोगों ने इन दोनों चीज़ों को जोड़कर इसको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। फ़र्क बहुत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो प्रयास हो रहा है वो मैं बता हुँ, क्योंकि वैसे आजकल व्यूअर्स बहुत समझदार हो गए हैं, जनता बहुत समझदार हो गई है, जब वो देखती है तो वो समझ जाती है। सर इस बार अखिलेश की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है 2027 के इलेक्शन के लिए? स्ट्रैटेजी हो तो चेंज हो ना, उनकी स्ट्रैटेजी है क्या? उनकी स्ट्रैटेजी है क्या? एक तरफ वो डिवाइड एंड लगातार सनातन, एक तरफ वो सनातन। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही थी कि कुंभ के पानी में नहाने से कोढ़ हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कोढ़ हो जाएगा।
और खुद अखिलेश 2 बार नहा गए। तो क्या वो कोड लेने आए थे? तो ये स्ट्रेटजी आपको नजर कहाँ आ रही है? एक तरफ वो सनातन मतलब वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि मठ और महंत हमारे गौरव हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं चिलमची हैं, गांजेबाज हैं। स्ट्रेटजी है कहाँ? स्ट्रेटजी हो तो चेंज हो ना। वो स्ट्रेटजी थोड़ी ना होती कि एक दिन आप कहते हैं एसआईआर में हमारे वोट चोरी हो गए, अगले दिन कहते हैं नहीं नहीं योगी बहुत खुश नजर वो योगी बहुत दुखी नजर आ रहे, हम तो भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। अगले दिन फिर कहते हैं योगी बहुत खुश नजर आ रहे, इसका मतलब हमारे वोट चोरी हो गए। तो स्ट्रेटजी है कहाँ? वो तो दिन में कई बार स्टैंड बदलते हैं। अच्छा, मतलब कुछ वो नहीं है। इनका वीकेस्ट और इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है अखिलेश यादव का और इनकी पार्टी का? अखिलेश का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि आज भी मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव कराया था पाकिस्तान के मुद्दे पर, तो उनको जितने प्रतिशत मुसलमानों का वोट मिला था उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला है। तो उनको जिन्ना से ज्यादा वोट मिला है, ये उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से कटिबद्ध रहता है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराना है, योगी को हटाना है, मोदी को हटाना है। और इसके चलते वो उनको आज की तारीख में सबसे बड़ा अपना सहारा अखिलेश यादव में और समाजवादी पार्टी में नजर आता है कि ये हटा सकते हैं। इसलिए ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो। वीक पॉइंट ये है कि अखिलेश यादव एक डायनास्ट है। डायनास्ट यानी एक वंशवादी राजनीतिज्ञ हैं जिनको जमीन की या राजनीति का कोई अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने, वो चुनाव भी मुलायम सिंह ने जीतकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे लोग निकाय चुनाव हारे। मतलब वो तो सारे चुनाव हारते ही रहे। 2024 का एक फ्लूक छोड़ दिया जाए तो उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको जमीनी राजनीति का अंदाजा नहीं है, मेहनत करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है और बहुत अच्छे वक्ता नहीं। फिर अपना आखिरी दांव अखिलेश यादव चल चुके हैं 2024 के इलेक्शन में। अब इनके पास कोई दांव पेच बाकी नहीं रह गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, रिजर्वेशन खत्म करने का, एक वही दांव बाकी था। और जिस तरीके से इन्होंने रातों रात व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने जो करवाया, वैसे तो सब राष्ट्रवादियों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कहा जाता है निकनेम में, बट ये वो दांव निपटा चुके हैं। अब इनके पास कोई दांव बाकी नहीं है, या सर आपको लगता है कोई अभी बाकी है इनके पास? अखिलेश यादव की पूरी राजनीति एक सो कॉल्ड पीढ़ी पे टिकी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों में और पिछड़ों में जमीन पर बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देश में जितने भी SC ST केसेस होते हैं, जितने भी केसेस SC ST एक्ट के अंदर होते हैं, उसमें 80% से ज्यादा पिछड़ों के खिलाफ होते हैं। तो वो जो जमीन पर एक दूरी है वो चुनाव में नजर आती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने 2019 में देखा जब अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर महागठबंधन बनाया सपा और बसपा का। तो उसमें ज्यादा वोट तो ट्रांसफर हो गया मायावती को, पर दलित वोट ने अखिलेश यादव को वोट देने से इनकार कर दिया। तो मायावती तो 0 से 10 पे पहुंच गए, अखिलेश यादव 5 के 5 पे रह गए। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा वो है कि जो पिछड़ा दलित आप गठबंधन बनाना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो जमीनी हकीकत है। मतलब वो पीढ़ी अपने आप में ही डिवाइडेड है। सर, आज मायावती का बयान आया शंकराचार्य वाले मुद्दे पर, आप उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बड़ा गंभीर बयान है, बड़ा बैलेंस बयान है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए। और दुनिया भर की बातें करके मायावती ने जिस तरह उस अपने कमेंट को एंड किया है, उन्होंने वही बात कही है जो सरकार कह रही है कि इस विवाद का जितनी जल्दी हो सके अंत हो जाना चाहिए। यानी यहाँ एक तरफ आप अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को देखते हैं कि उस विवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मायावती इस विवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत मतलब ये बेसिक डिफरेंस है। अखिलेश यादव इस विवाद को बढ़ाने का, हवा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस ही पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर बनंत के आसपास आपको प्रियंका गांधी की टीम नजर आती है, समाजवादी पार्टी की टीम नजर आती है, लेकिन मायावती कह रही कि इस विवाद का अंत होना चाहिए। और वो ये भी कह रही कि वो किसी एक पक्ष को दोषी भी नहीं ठहरा रही है। वो कह रही है दोनों ने एक दूसरे के साथ कथित दुर्व्यवहार किया और दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट। और मायावती ने हर बार ऐसे मुद्दों पे बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है और बहुत मुखर होकर बोली। सर, मायावती की एंट्री के साथ, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस और मायावती एंट्री में नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको लगता है कि मायावती का वोट बैंक शिफ्ट होगा या उन्हीं को रहेगा? अगर उनको भी रहता है तो भी समाजवादी पार्टी का वोट तो करते ही हैं। जी, बेनिफिशियल फॉर मायावती का वोट बैंक देखिए शिफ्ट हुआ है 21% से होते होते 9.5% पे आ गया है।
तो इसमें दो राय नहीं। और इसका सबसे बड़ी कमी ये रही कि मायावती शायद उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो भी है, उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया, उन्होंने ट्रैवल करना छोड़ दिया। तो आने वाले 1 साल में अगर मायावती बाहर आती हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया है, अगर वो बाहर आती हैं तो फिर तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। लेकिन मायावती सुनने अभी वो आकाश अपने भतीजे को आगे कर रही हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मायावती बाहर निकल आती तब तो पूरा खेल बदल जाएगा। यदि मायावती बाहर नहीं आती हैं तो जाहिर सी बात है फिर दलित वोट के लिए एक लूट मचती है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी सब शामिल हो जाते हैं। सर, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है यूपी के इलेक्शंस में, आपने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे जी। ओवैसी का क्या है कि ओवैसी अक्सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग मुझसे कहते हैं भाई तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुमको वोट नहीं दे सकते। वोट हम सपा को ही देंगे क्योंकि हमको इनको भाजपा को हराना है। लेकिन ओवैसी ने पिछले कुछ सालों से, एक कहावत है हमारे यहाँ, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, यानी बार बार वही बात कहते कहते कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है। ओवैसी ने एक नैरेटिव शुरू किया है कि लोग मुसलमानों का वोट तो लेते हैं परंतु मुसलमानों को कुछ देते नहीं। उन्होंने अब्दुल दरी बिछाएगा, उन्होंने कहा अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में भी ये बात आ रहा है कि सब हमने आपको सारा वोट दे दिया और आपको सिर्फ एक काम दिया था कि योगी को रोको और मोदी को रोको। तो मोदी तीसरी बार आ गए, योगी 2 बार आ गए, तीसरी बार आने को बैठे हैं। तो भैया हमारा सारा वोट लेके एक ही काम, हमने तुमसे स्कूल नहीं मांगा, हमने तुमसे कॉलेज नहीं मांगा। आप देखिए किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाएं, जितने मुस्लिम गेटोज हैं भारत में, उसमें आपको बड़ी गंदगी नजर आएगी, बड़ी गरीबी नजर आएगी, स्कूल नहीं नजर आएंगे, सिविक फैसिलिटीज नहीं नजर आएंगी। पर मैं बार बार कहना है कि भारत में पिछले 100 सालों में आज तक कभी मुसलमानों ने किसी सेकुलर कॉज के लिए आंदोलन किया ही नहीं। आपने कभी कोई मुस्लिम आंदोलन नहीं सुना होगा कि हमें स्कूल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए, हमें पट्टी चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए, कुछ नहीं। उनके आंदोलन 1920 से शुरू होते हैं, खिलाफत आंदोलन, कि तुर्की में हमको तुर्की में खलीफा चाहिए। उसके बाद आप जाके 30s और 40s में देखती हैं हमें पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद आप देखती हैं मुस्लिम बोर्ड चाहिए, हमें शाहबानों वाला चाहिए। तो वो उनका राम मंदिर पे, बाबरी पे देखिए, तो उनके जितने आंदोलन है वो ले देकर सिर्फ और सिर्फ मजहबी इश्यूज के आसपास घूमते रहते हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि हमने सब कुछ तुमको दे दिया और उसके बाद भी तुम 3 बार ना मोदी को रोक पाए, ना 2 बार योगी को रोक पाए, तो तुम्हारे साथ जाने से क्या लाभ। तो अब ऐसे में ओवैसी ने पहले सीमांचल में, बिहार में अपनी प्रेजेंस लगातार 2 बार 5-5 सीट देकर महसूस कराई। फिर मुंबई में आपने देखा निकाय चुनावों में ओवैसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अब चूंकि वो लगातार सफल होते चले आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि वो ओवैसी, जिनको उत्तर प्रदेश में अब तक वोट नहीं मिलते थे, इस बार मुसलमानों का एक धड़ा उनको वोट देने के लिए तैयार हो सकता है। दैट मीन्स डिवाइड, मुस्लिम वोट डिवाइड, क्योंकि मुस्लिम वोट ही कंसोलिडेटेड होता है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा बैंक ऑन। नहीं, मुसलमान तो विचार तो यही आ रहा है ना, 2 विचार आ रहे हैं। पहला विचार ये आ रहा है कि साहब जीत जाते हो तो हमको सिर्फ दरी बिछाने तक रखते हो, सीएम तो बहुत दूर की बात है, हमको तुम डिप्टी सीएम तक बनाने के लिए नहीं तैयार होते हो। मुसलमानों की संख्या यादवों से ज्यादा बिहार में भी है, दुगनी है, और यहाँ भी है, क्या नाम, उत्तर प्रदेश में भी दुगनी। तो लेकिन उसके बाद भी उनको आप सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम के लायक भी नहीं समझते। तो उनका कहना है कि हम क्या दरी बिछाने के लिए, पहली बात, चलिए हम दरी भी बिछा लेंगे, हम दरी भी बिछा लेंगे, बदले में एक काम कर दीजिए, योगी और मोदी को रोक दिया। अब वो भी नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं या हो कायदा या हो फायदा। तो ना कायदा हो रहा है ना फायदा हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि फिर तुम्हारे साथ जाने से क्या ही लाभ। डिजेक्टेड फीलिंग आ रही है उन लोगों को कि किसी भी तरफ जाएं, पर डिमांड भी तो बहुत बड़ी रखी है ना सर, छोटी डिमांड नहीं है। यो मोदी को हटा दो, योगी को हटा दो। मेरे एक दोस्त हैं, एक को पैनलिस्ट हैं, सैयद कासिम, वो कहते हैं कि मुसलमान नाराज नहीं, मुसलमान हताश है, हताश है। और हताश आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। फिर उनको ओवैसी को ही वोट क्यों ना देना हो, भाजपा को ही क्यों ना जिताना हो, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, आपको यूपी का इलेक्शन किधर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप यूपी में ही रहते हैं। टू अर्ली टू से गायत्री, इसमें दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े लार्जर देन लाइफ इमेज बन के उनका उभरा है। और भाजपा ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों में जितना बड़ा ग्राफ उनका है, जितनी बड़ी लाइन उन्होंने खींची है, जिस तरह का बुलडोजर जस्टिस उन्होंने चलाया है,
आप देखिए वो बुलडोजर जस्टिस आर का कांग्रेस भी बोरो कर रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में बुलडोजर चला रही है, तो आपको हर आदमी मतलब एक बुलडोजर जस्टिस की तरफ जाता ना, मतलब उन्होंने एक चीज तो दिखा दी कि साहब उसी पुलिस उसी प्रशासन का प्रयोग करके अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल है तो आप एक लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वो प्रदेश जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था उसको देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। तो उन्होंने टेम्पल टूरिज्म करके दिखा दिया। तो योगी हैज परफॉर्म वेरी वेल। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो केंद्र सरकार ने पूरा सड़कों का जाल बिछाया ही है। बिजली पानी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और अभी अखिलेश के पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो उन्होंने जो कुछ भी वो सिर्फ एंटी बीजेपी माहौल पर कुछ वोट पाना चाहते हैं। और एज ऑफ नाउ अगर आज चुनाव हो तो मुझे नहीं लगता है कि योगी को एक क्लीन विक्ट्री से कोई रोक पाएगा। आने वाले 1 साल में देखते हैं क्या-क्या होता आखिरी क्वेश्चन सर, ये मैं अचानक से आया। योगी जी डावोस क्यों नहीं गए? है। आखिरी के बाद आखिरी। हुँ। डावोस क्यों नहीं गए? क्योंकि बहुत सारे लोग गए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो भी जाएँगे वहाँ पर, वहाँ क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी का दावोस ना जाना मुझको भी एक बहुत बेहतरीन फैसला लगा, क्योंकि आप दावोस में आपने देखा 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है अमेरिका जो सबको धमका रहा है और दूसरा पक्ष है यूरोपियन यूनियन जो कह रहा है जाइए हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर लेंगे। हम इंडिया के साथ सिक्योरिटी रिलेशन भी ले लेंगे। यानी वो कुल मिला के कह रहे हैं नेटो में जो जगह अमेरिका को थी वो जगह हम भारत को दे देंगे। तो जब ऐसे में 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं उस समय मोदी का वहाँ ना रहना ही बेहतर था। और आपने देखा कि मोदी की अनुपस्थिति में क्या हाल हो गई कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप को गाली दे रहा है, पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी गए तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि योगी जी भी जाएँगे। मतलब ही वेंट, सो एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम देवेंद्र फडणवीस इज़ गोइंग टू डावोस। वो पिछले 3 साल से जो मैं ट्रैक कर रही हूँ, ही इज़ गोइंग रेगुलरली देयर। योगी जी नहीं गए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। शॉकिंग था, सॉरी। योगी जी का जो इकोनॉमिक मॉडल है इस समय वो एक टेम्पल टूरिज्म से निकल रहा है। वो इतने आप देखें ना कि जहाँ पे 2 लाख लोग आते थे वहाँ 2 करोड़ लोग आ रहे हैं काशी में। तो काशी, मथुरा, वृंदावन, वैष्णो ये क्या नाम है विंध्याचल देवी और तमाम जगह क्यों उनका एक अपना एक तरीका है काम करने का। और हकीकत तो ये है कि ही हैज हिज हैंड्स फुल। उनके पास ऑलरेडी जितना अभी जेवर से लेकर और जहां तक जो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उनको तो जितना मिला है उसको उसको ही पहले वो निपटा लें। और बाकी मुझे लगता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था इस समय इतनी बढ़िया चल रही है उसमें योगी ने एक बात समझी कि साहब अगर आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सकें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, अच्छे पावर सिचुएशन दे सकें तो फिर बहुत कुछ अपने आप होने लगता है। और योगी के ना जाने के कारण ये भी हो सकता है कि साहब यहाँ माघ मेला चल रहा है और यूपी दिवस है, यहाँ पे माघ मेला चल रहा है और तमाम चीजें हैं, इस समय इनका प्रदेश से निकलना उतना संभव नहीं होगा। तीसरी बार आखिरी हो रहा है। महिलाएं, लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा से, तो महिलाएं सबसे बड़ा स्तंभ है। अखिलेश की तरफ झुकाव है या योगी की तरफ झुकाव है? मैं ख्याल से सुरक्षा और महिलाओं को लेकर तो समाजवादी पार्टी को सपा का अपना वोटर भी नहीं मानता होगा, वोट भले देते हाँ, लेकिन मजबूरी। सुरक्षा और महिलाओं को लेकर तो कोई भी नहीं मानता होगा। जिस समाजवादी पार्टी में मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हो सकता है उसमें एक आम महिला के साथ क्या होगा आप खुद ही सोच लें। मतलब काफी हद तक जो अभी से दिख रहा है, 1 साल है तो के इलेक्शन में, पर टिल्ट योगी जी के फेवर में नजर आ रहा है। नोबडी वांट्स टू स्टॉप चीज एक अच्छी साल चीज। में एक साल में ना योगी बदलने जा रहे हैं ना अखिलेश। हाँ, दोनों नहीं, फितरत नहीं बदलेगी, जो अभी नहीं बदले अब वो क्या बदलेगी। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए क्रिस्प शो। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अनुपम सर का चैनल है घूमता आईना, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।